देखिए फ्रेंड्स, अपन एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। बिना कोचिंग के किसी भी परीक्षा को किस तरह से अपन टॉप कर सकते हैं, यानी बढ़िया रैंक लानी है। तो वैसे तो अभी कोरोना काल के अंदर कोचिंगें चल ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है कि कोचिंग जाना चाहिए, कोचिंग पढ़ना चाहिए, सिस्टमेटिक एडमिशन लेना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए। तो इन चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से बिना कोचिंग जाए अपन बिल्कुल अपनी खुद की मेहनत से जो काम कोचिंग में हो सकता है वो सब अपने खुद से करके और किस तरह से टॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो अपने को बेसिक करनी पड़ेगी। यानी बेसिक करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको स्कूल की बुक्स है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। स्कूल की बुक्स को अपन कहाँ से शुरू करें? यानी आप बिल्कुल एकदम नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और आपका नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिखावट सही नहीं है, किसी के छोटी छोटी स्पेलिंग गलत होती है, किसी को बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, छोटी छोटी मात्राएं गलत होती है, स्पेलिंग बिल्कुल नहीं आती, वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर नई तैयारी शुरू करने से पहले आपको पहली से लेके और पांचवी तक, यानी क्लास फर्स्ट से लेके और क्लास फिफ्थ तक की बुक्स को इकट्ठा करके और आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। पहली से पांचवी तक की छोटी किताबों के अंदर साथ में प्रैक्टिस बुक भी होती है, यानी वर्क बुक कहते हैं इसको। वर्क बुक में लाइनें छोड़ी हुई है, उनकी प्रैक्टिस करके आप फॉन्ट सुधार सकते हैं, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, कहाँ पर सेमी कॉलम लगाना है, यानी किस तरह से आप डैश लगाना है, डबल डैश लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें और ग्रामर का उपयोग करना, जो बेसिक चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो बिल्कुल प्राइमरी लेवल की बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद में यदि आप प्राइमरी बुक्स पढ़ने के बाद में फिर जाते हैं 6 टू 12 तक की बुक्स, तो सबसे बढ़िया अच्छा मेथड होता है, कोई भी अगर आप बिना कोचिंग के खुद सक्सेस होना चाहते हैं तो अपन कहते हैं कि भाई सक्सेस कोचिंग में भी पढ़ाता कौन है? टीचर। तो क्यों नहीं आप अच्छी टीचिंग सीख जाएं, यानी आप खुद पढ़ाना सीख जाएं, बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए कि आप जैसे कोचिंग में पढ़ते वो काम आप खुद कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, यानी खुद की पढ़ाई करने की हैबिट से बेहतर कुछ आज तक हुआ ही नहीं। तो अब अपन देखते हैं कि किस तरह से अपन टीचर बन के और खुद की पढ़ाई कर सकते हैं। तो कहीं पर भी गली मोहल्ले में आपको छोटी क्लासेस के बच्चे मिल जाते हैं, 6 टू 12 के बच्चे, तो आपको उनको एज ए टीचर, चाहे तो आप फीस रख सकते हैं, चाहे तो आप बिल्कुल फ्री पढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्री पढ़ाएंगे तो आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं रहेगी। आप छोटी मोटी फीस रख दीजिए, बोर्ड के एग्ज़ाम है, स्कूल के एग्ज़ाम्स है वगैरह होते रहते हैं, तो आपको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब आप पढ़ा के और किस तरह से आप अब पढ़ाएंगे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। देखिए, टीचिंग अपने आप में एक प्रोफेशन है। अब आप बढ़िया टीचर बनेंगे तो आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। अब टीचिंग करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को उस चैप्टर को तैयार करना पड़ता है, यानी आप चैप्टर को तैयार करेंगे। अब चैप्टर को तैयार करके और बिना देखे पढ़ाइए, यानी बच्चे को कभी भी बुक या किसी भी चीज़ की हेल्प लेकर और मत पढ़ाइए। पहले दिन आप बिल्कुल पढ़ाएंगे तो आपसे गलतियां होगी, तो उस बच्चे को आप कोई चीज़ डिक्टेट मत करवाइए। यानी पहले साथ जाते ही आप ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिखवाना शुरू कर दिया। पहले दिन आपने बिल्कुल जो भी रैंडमली रफली पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, उसकी आउटलाइन पढ़ाई और बिल्कुल लिखवाया नहीं, उसको समझाया। तो इसमें क्या होगा कि वापस आके और आप पढ़ेंगे तो आपसे खुद से जो गलतियां हुई है वो गलतियां प्रूफ रीड हो जाएगी। अब उस तरह से आप दूसरे दिन अगर आप उस चीज़ों को किसी को डिक्टेट कराते हैं तो कोई न कोई अगर आपसे गलती हुई है तो वो गलती प्रूफ रीड होने के बाद में लिखवाएंगे। इस तरह से आपका खुद का एक ही चैप्टर है वो कम से कम 2-3 बार खुद आपके दिमाग में से निकल जाएगा और कंटिन्यूस 24 आवर्स में रिवीजन होता है, वो रिवीजन भी हो जाएगा।
अब इस तरह से आप गली मोहल्ले के कम से कम 6 का एक आध दो बच्चे, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, ये बच्चे आप अगर पढ़ाते हैं तो आपका काफ़ी कुछ बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाता है। अब आप पढ़ाने के दौरान खुद बच्चों के टेस्ट भी लीजिए, यानी एग्ज़ाम लेंगे। तो जनरली अपन खुद एग्ज़ाम देंगे तो हम जनरली शिकायत करते हैं कि हमें खुद को मार्क्स नहीं मिले। तो आप सोचिए कि आपको मार्क्स क्यों नहीं मिले। अब आप इस कंडीशन के अंदर खुद एग्जामिनर है, तो कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी यू हैव टू मेक योर एग्जामिनर हैप्पी। तो यानी आप एग्जामिनर को किस तरह से खुश कर सकते हैं, वो सारी साइमुलेशन कंडीशन, यानी जो परीक्षा हॉल की कंडीशन है वो आपके सामने रोजाना आनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि बच्चा अगर बिल्कुल इनडायरेक्टली लिखता है और एक सीधा शब्दों में जो उत्तर चाहिए, मतलब बिल्कुल एकदम, एक तो होता है बीटिंग अराउंड द बुश, यानी इनडायरेक्टली कुछ ग्रामर वगैरह यूज करके लिखता है, एक सीधा उत्तर लिखता है, तो बढ़िया वो होता है जो सीधा उत्तर लिखे। अब आप प्रेजेंटेशन में देखिए, अगर प्रेजेंटेशन में अगर कोई छोटा क्वेश्चन आंसर है तो बिल्कुल बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी लंबी भाषा के कॉन्क्रीट आंसर, इसको कहते हैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको सूचनाएं देनी है और कम से कम शब्द काम में लेने। तो इस तरह से अगर आप 15, 20 या 50 शब्द का उत्तर देना है तो आपको बिल्कुल कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन लिखनी है। कहीं पर भी आपको इस तरह से बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने। देखिए पैराग्राफ की एक साइज होती है, अपन जनरली सोचते हैं कि पैराग्राफ तो 4, 5, 7, 8, 10 लाइन का होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में अपन आंसर लिखते हैं तो वहां पर पैराग्राफ की साइज 1 या आधी लाइन भी हो सकती है, यानी आपने एक इंफॉर्मेशन को जहां पर समेटा है उसको आप पैराग्राफ कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए और ये चीजें बच्चों को सिखाएंगे तो 12th तक की बुक्स है वो आपकी भी अच्छी स्ट्रांग हो गई। अब देखिए आप कॉपी चेक करते हैं तो बच्चों को एम्फेसाइज कीजिए कि आंसर के साथ में छोटा मोटा डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, एरो है, पाई डायग्राम है, ग्राफ है, कार्टून है, कोई डायग्राम है, इस तरह की चीजें बनाने से आंसर के अंदर अपना वेरिएशन आ जाता है। और एग्जामिनर हमेशा, देखिए अपन एक प्राइमेट्स है, प्राइमेट का मतलब होता है इंसान, कपी और बंदर, ये सब हम पिक्चराइजेशन, हमारी मेमोरी का एक बेस होता है कि हमें सिर्फ चित्रात्मक भाषा याद होती है, हमारी स्क्रिप्ट है वो बहुत बाद में बनी है। तो हमें ऐसी चीजें पसंद है जो डायग्राम की फॉर्म में या बिल्कुल भाषा से हटके चीज हो, चित्रात्मक, हमें जैसे मूवी अच्छी लगती है और किताब पढ़ना वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी चीजें परीक्षा में व्यक्त हो, आपकी एक्सप्रेशन ऐसी हो कि आप लिखने के साथ साथ में कुछ एक्सेसरी चीजें, जैसे आपने डायग्राम है, ग्राफ है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजों का उपयोग करना है आपको मैक्सिमम, जिससे आपके क्वेश्चन के अंदर आंसर है वो बहुत ही बढ़िया एकदम सजावटी हो जाए और आपको जो भी लिखें उसके अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। देखिए किसी भी एग्जाम के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लें और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ऐसा संभव नहीं है। जनरली अपन देखते हैं कि मेरिटें कितनी जाती है, आईएएस है, आरएएस, इनकी मैक्सिमम मेरिट 60 और 70 के बीच में रहती है। तो आप जब 100% पढ़ के और परीक्षा में फेल होते हैं, नंबर लाते हैं 40%, 50% या 60%, तो क्यों नहीं ऐसा पढ़ें कि जितना पढ़े उतने मार्क्स आ गए। यानी आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड किया तो आपको 2 में से 2 मिलने चाहिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको 5 में से 5 मिलने चाहिए, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड किया तो 10 में से 10 मिलने चाहिए। जनरली बड़े क्वेश्चन के अंदर भी अगर 20 मार्क्स का है तो वहां पर भी गुंजाइश रहती है 15 से लेके 16 मार्क्स तक आने की। देखिए मैंने खुद ने एग्जाम्स दिए हैं, मैंने ऐसे देखे कि जहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे उसमें से 6 में से 6 तब मिले जब मैंने उसको बढ़िया सा अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा और उसके बीच में पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, यानी मैंने एरो बना बना के और लिखे सारे। जैसे क्वेश्चन था पॉल्यूशन का तो मैंने पॉल्यूशन के कॉजेज, पॉल्यूशन के इफेक्ट, पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉ है, ये सब मैंने फ्लो और एरो चार्ट बना के और फिर लास्ट में मैंने 2-4 लाइन का कंक्लूजन लिखा। तो इस तरह से उसके अंदर मुझे 6 में से 6 मार्क्स मिले। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप समथिंग अगर डिफरेंट करेंगे, ये कभी कोई जरूरी नहीं है कि आप बुकिश बने, यानी किताबों में लिखा हुआ है अगर वैसा का वैसा लिखेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले।
जरूरी क्या, इवन बिल्कुल उसको गलत माना जाता है। एग्जाम के अंदर आपकी क्रिएटिव राइटिंग देखी जाती है, आपकी खुद की सृजनात्मक क्षमता देखी जाती है कि आप कितनी सृजनशीलता के साथ में काम करते हैं। अब देखते हैं कि इस बेसिक को करने के बाद में आप किस तरह से दूसरी चीजों को आप पकड़ बना के और कोचिंग के बिना सीखते हैं। अब आपका आता है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। यानी आपके पास में एक लिमिटेड टाइम है, उस टाइम को किस तरह से यूज करें कि बाकी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक जनरली एक पाई चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपके पास में 100% समय है। इस 100% समय को मैं 4 भागों में बांट रहा हूं, यानी चारों टुकड़े हैं ये 25-25-25% के हैं। इस 25% में से जनरली जो बच्चे किसी न किसी तरह से मोबाइल का यूज करते हैं, अब जो बच्चे मोबाइल का यूज करेंगे उसका 25% समय है वो चला जाएगा। देखो मोबाइल यूजफुल भी है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो मैक्सिमम इसका डिस्ट्रक्टिव यूज यानी नेगेटिव यूज ज्यादा करती है। तो मोबाइल अपने आप में जैसे पानी के घड़े के अंदर एक छेद होता है, तो छेद वाला घड़ा कभी पानी से भर नहीं सकता। तो जो मोबाइल का नेगेटिव यूज यानी अननेसेसरी फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इनमें टाइम खराब करता है, तो उसका 25% समय है वो चला जाएगा। यानी मोबाइल है आपका 25% समय है वो खराब कर सकता है अगर आपने इसका नेगेटिव यूज किया तो। दूसरी चीज होती है आपका फ्रेंड सर्कल। देखिए फ्रेंड सर्कल किस तरह से आपका समय खराब कर सकता है और बचा भी सकता है। देखिए जनरली अपन फ्रेंड गुड और बैड दो तरह के होते हैं। अगर आपने एक या दो फ्रेंड जिसमें आपने बिल्कुल एक टीम बना के या ग्रुप बना के स्टडी कर रहे हैं, खुद उनको पढ़ा रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल है या फ्रेंड ग्रुप है वो काम का है। अदरवाइज नेगेटिव में आप मिलके और गॉसिप गप्पेबाजी करते हैं या गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है उस तरह की चीजें होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही समय बर्बादी का होता है। जनरली जो आपके पास में फिक्स समय है उस समय में से आपका अधिकतर समय है वो निकल जाता है और आपको ध्यान में ही नहीं रहता है, क्योंकि ये कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं और कई बार बिगड़ते हैं तो ये डिसकंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं। तो ये आपका नियरली अबाउट अगर बैड फ्रेंड है, बेकार लोग हैं आपकी संगत में, तो आपका 25% समय है वो बर्बाद हो जाएगा। फिर तीसरा जो 25% भाग है वो है आपका खान पान और एडिक्शन, यानी आपकी इसकी हैबिट्स। इस बैड हैबिट्स इसमें कैसे काम करती है, अच्छी हैबिट्स किस तरह से काम करती है, ये सब चीजें भी आपकी सक्सेस में बहुत अहम रोल अदा करती है। अपन जनरली देखते हैं कि जिन बच्चों के पास में पैसे आ जाते हैं, माँ बाप के पास में बहुत सारे पैसे हैं, कोचिंग में चले गए, आपको अच्छे फ्रेंड सर्कल मिल गए, कहीं बैठ के और नशा कर दिया, कभी कुछ खा लिया, अकड़ बकड़ खाने से आपका मेंटल सेटअप है वो बिगड़ जाता है। तो मेंटल अगर आपको अच्छा सेटअप रखना है, कूल एंड काम रखना है, तो आपको खान पान सही रखना पड़ेगा। एडिक्शन हो गया तो आपके एडिक्शन के कारण बहुत सारे लॉस होते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट आपकी कभी कंट्रोल नहीं रह सकती, मेंटल जो आपका एक लेवल है वो एक कांस्टेंट नहीं रहेगा, आपके मेंटल लेवल में फ्लक्चुएशन आएगा, खूब सारी बीमारियां होगी, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और आप एक कांस्टेंट वे के अंदर कभी ना आंसर दे सकते, ना आंसर सोच सकते और ना आंसर कभी लिख सकते। तो खान पान यानी आपकी हैबिट्स है, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये आपका 25% है। इसके बाद में जो 25% बचता है समय, ये समय ये आपको डिसाइड करता है कि आप किस तरह से स्टडी का मैनेजमेंट करते हैं। यानी आपने इसमें भी अगर सही बुक्स यानी सही बुक्स ली, आपने सही तरीके से नोट्स बनाए, सही तरीके से रिवाइज किया, सही तरीके से मेमोराइज किया, तो ये सब चीजें होगी तो आपका ये सिर्फ 25% समय काम आएगा। अब आपको अगर 100% एफिशिएंसी लेनी है तो आपको मोबाइल बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, इसका मिसयूज छोड़ना पड़ेगा, आपको फ्रेंड सर्कल से बिल्कुल आपको डिटैच होना पड़ेगा, आपकी हैबिट्स है वो सुधारनी पड़ेगी, आपको लिमिटेड बुक्स यूज करनी पड़ेगी, आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से टेस्ट देने पड़ेंगे। ये सब आपकी स्टडी मेथड्स में काम आता है। इस तरह से आपका जो 100% एनर्जी
और जो पावर है उसको आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप अपनी दिनचर्या किस तरह से, आप अगर अपने सिलेबस को पूरा करते हैं तो एक पढ़ाई का जो टाइम देना है, अब जनरली कहते हैं कि टाइम टेबल बना के और पढ़ना चाहिए। तो टाइम टेबल बनाने के बाद में जब आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो अपन बहुत दुखी होते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप टाइम टेबल की बजाय मूड के आधार पे पढ़िए। यानी आपको किसी टॉपिक को पढ़ना है तो पढ़ने से पहले उस टॉपिक को पढ़ने का आप एक मूड बनाइए, यानी आपकी खुद की स्व इच्छा, उसके आधार पे पढ़िए, ताकि अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो तो आपको जो दुख होता है वो दुख नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे ब्रेन की एक बनावट है, इस ब्रेन की बनावट के आधार पे हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। इस ब्रेन के अंदर दो भाग है, दायां भाग है और बायां भाग है। इस दाएं भाग और बाएं भाग के अंदर हमारे कुछ एरिया फिक्स होते हैं। जनरली अपन देखते हैं कि कुछ चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो एक भाग फिक्स है, वो पैरालिसिस हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार जब अपन किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं तो ये एक दिमाग का भाग है, वो फिक्स भाग सक्रिय होता है। और इसको अगर लगातार यूज करते हैं तो ये दिमाग का भाग है वो रेस्ट भी करना चाहेगा, और यहां से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है सीरोटोनिन। यानी ये केमिकल ये कहेगा कि आपने ब्रेन का एक लिमिट से ज्यादा यूज कर लिया है, और इस पार्ट को ये अपने फटीगनेस यानी थकावट में या नींद की तरफ ले जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आपको एक लिमिटेड लगभग 2 घंटे पढ़ने के बाद में आपको एक पॉज देना है। और मान लो इस पार्ट को आपने हिस्ट्री के लिए यूज किया तो थोड़ी देर बाद में आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, 2 घंटे बाद में पॉज दीजिए, रेस्ट कीजिए, फिर आप पॉलिटी पढ़िए, 2 घंटे बाद रेस्ट दीजिए, फिर पढ़िए, आप मैथ्स पढ़िए। इस तरह से अगर आप टॉपिक चेंज कर करके पढ़ते हैं तो आपकी दिमाग की दक्षता है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, यानी मतलब इस तरह से कोचिंग के अपने नुकसान भी है। देखिए, कोचिंग में नुकसान ये होता है कि एक तो आपने कोचिंग के लिए तैयार होके गए, आने में जाने में ये समय भी लगा, फिर वहाँ पे दोस्त मिल गए, उसमें समय चला गया। कोचिंग वाले जो पढ़ाएंगे वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो नहीं आता वो पढ़ाएं, कोचिंग वाले तो वो भी पढ़ाएंगे जो आपको आता है, यानी सरल चीज़ों में भी आपका समय चला गया। इस तरह से कोचिंग में फिर आप कोचिंग के अंदर दिखावा करते हैं, कई बार किसी प्रश्न का आपने सही उत्तर बोल दिया तो अननेसेसरी फेक कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मेरा तो बहुत अच्छा नॉलेज है। आप उन चीज़ों को ध्यान नहीं कर पाते जो आपको चीज़ें तैयार नहीं है या याद नहीं है। तो इस तरह से कोचिंग के नुकसान भी है। अब आप जैसे सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं तो उस सिलेबस के टॉपिक को तैयार करना है तो जनरली एक बार किसी के साथ में डिस्कस या मार्गदर्शन किसी दूसरे से समझना उचित रहता है। तो आज की तारीख में हर चीज़ है वो यूट्यूब पे या जो मार्गदर्शन देने वाले, गाइडेंस देने वाले, पढ़ाने वाले हर जगह उपलब्ध है। आप आस पड़ोस में किसी फ्रेंड से या किसी टीचर से मिलके सीख सकते हैं, फ़ोन करके सीख सकते हैं, या फिर आप है वो उसको यूट्यूब पे आप उस टॉपिक को खोलिए। अब आप यूट्यूब पे खोलेंगे तो जिस टॉपिक की लेंथ यानी जिस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो और उसके सबसे ज़्यादा व्यू होने चाहिए, यानी वो वीडियो ज़्यादा चला है तो अच्छा वीडियो है तो ज़्यादा चलाएगा, ठीक ठाक अच्छी लेंथ में है, उस वीडियो को आप तबीयत से अच्छे से बैठ के और उसको पूरा का पूरा सुन लीजिए। अब आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया, आपका स्टडी रूम किस तरह से होना चाहिए। आपके स्टडी रूम के अंदर एक कोने के अंदर आपने टेबल लगाई, उस टेबल के सामने वाली दीवार के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी आप जब दीवार की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो कम से कम आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, आपकी कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम पढ़ाई की तरफ होनी चाहिए। और उस टेबल के ऊपर एक जो रिलेवेंट बुक है वो प्लस उससे रिलेटेड एक नोटबुक होनी चाहिए, यानी एक बुक एक नोटबुक, प्लस दीवार बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। और कोशिश हो कि टेबल लैंप हो ताकि आपका उस पढ़ाई के ऊपर जो बुक है उसके ऊपर लाइटनिंग रहे, आपकी आंखों के ऊपर लाइट नहीं पड़े। इस तरह का सेटअप हो। आपने यूट्यूब से देख लिया। अब उसके बाद में अपन जनरली कहते हैं कि हमने जैसे बेसिक है वो स्कूल की बुक से कर ली, अब आपको हायर लेवल की बुक्स
बहुत देखनी ज़रूरी है, बड़ा कंपटीशन निकालना है, तो आप हायर लेवल की बुक्स जिससे आपको टॉपिक पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे की पूरी बड़ा सा बड़ा पोथा आपने रखा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, उस टॉपिक को जहाँ से मैक्सिमम लिखा हुआ है उसको फोटोकॉपी कराइए। अब फोटोकॉपी कैसी करानी है, वन साइडेड कराइए, यानी एक साइड में लिखा हुआ होना चाहिए और दूसरी तरफ से खाली होना चाहिए। इस तरह से आपके कुछ मैक्सिमम तो आपके जो सरल टॉपिक है वो तो आप वैसे ही कर लोगे, लेकिन अब आपको जो कठिन टॉपिक है उन टॉपिक को आप वन साइडेड यानी सिंगल साइडेड फोटोकॉपी कराई और उसकी आपने स्पाइरल बाइंडिंग करा दी, उसको आपने टेबल पे रख दिया। तो इस तरह की जो फोटोकॉपी है वो आपके नोट्स का भी काम करेगी और प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक का भी काम करेगी। अब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ते हुए एक मार्कर लेके और जो भी कीवर्ड्स है, कठिन है, डाटा है, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, मार्कर से आप उसको लेबल कर लीजिए। लेबल करने के बाद में जो लेफ्ट साइड में ब्लैंक खाली पेज है वहां पर कीवर्ड्स लिख लीजिए। अब कीवर्ड्स लिखने के बाद में अब आपको रिवाइज करना है, तो रिवीजन के लिए भी आपका एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। देखिए हमारा ये ब्रेन है, इस ब्रेन का यहाँ पे एक सुपरफिशियल भाग है जो यानी ऊपर का भाग है। अगर अपन फास्ट बोल रहे हैं, फास्ट सीख रहे हैं, तो हमारी अभी मेमोरी है वो ऊपर की तरफ रहती है, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी ज़रूरत है कि एग्ज़ाम तक परमानेंट मेमोरी रहे। देखो मेमोरी में ये होना चाहिए कि आप कम से कम मेमोराइज करें, वो मेमोराइज माइंड के अंदर रहना चाहिए, फिर आपका कंटिन्यूस दिमाग के अंदर रहना चाहिए। पहली बात तो दिमाग के अंदर मेमोराइज होना चाहिए, फिर दिमाग में मेमोराइज रहना चाहिए, और आप इस तरह से मेमोराइज करें कि परीक्षा में वापस रिकॉल भी होना चाहिए। इन बातों का अगर अपन ध्यान रखते हैं तो अपने को एक स्पेसिफिक मेथड लगा के और इस तरह से अपने मैटर को बार बार रिवाइज करना होता है, यानी अपने को परमानेंट मेमोरी में ले जाना है। तो कम से कम चाहे जो भी आपका स्टफ हो उसको आप डायग्रामेटिक या पिक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, फिर 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज कीजिए, फिर 7 दिन में एक बार रिवाइज कीजिए, और उसके बाद में हो सके तो फिर महीने के अंदर एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। इसके बाद में आपको जो भी टॉपिक है, कठिन टॉपिक है, उसको बार बार रिवीजन करना होता है, यानी जनरली कहते हैं कम्युलेटिव मेथड। यानी आपने पहला पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा तो पहला दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा तो पहला दूसरा तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पढ़ा। इस तरह से आप टॉपिकों को, जो भी कठिन टॉपिक है उनका एक अलग से बंडल बनाइए और कम्युलेटिव स्टडी करके, और लास्ट में आपको कम से कम पूरा सिलेबस है वो एक चैप्टर की तरह बनाना है। यानी आपका एग्जाम होता है 3 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस, या फिर आरएएस का एग्जाम है तो 6 घंटे एक दिन और अगले दिन 6 घंटे, यानी 2 दिन के अंदर आपको चारों पेपर। तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आलस में दूसरा पढ़ रहे हैं, पहला बोल रहे हैं। नहीं, शुरुआत में अगर आप पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि फास्ट यू लर्न फास्ट यू फॉरगेट, यानी पहली बार आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसके ऊपर बहुत सारा वर्क करके समझना है। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, खूब सारा टाइम दिया, डिस्कस किया, यानी पहली बार रीडिंग में आपको समय देना पड़ेगा। आपको फास्ट नहीं सीखना है, यानी धीरे धीरे सीखना है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन और सारी के सारे डायमेंशन है वो आ जाए। लेकिन अगर आप रिवीजन भी इसी तरह से अगर स्लो करेंगे तो पूरे सिलेबस को आप एक चैप्टर की तरह नहीं बना पाएंगे। अब आपको इस तरह से धीरे धीरे आपने इस तरह से एक सेटिंग की, आपने एक ऐसा टाइम टेबल पैटर्न बनाया जिससे आप पूरा का पूरा चैप्टर की तरह पूरा सारा सिलेबस कर देंगे। तो उसके बाद में कुछ चीज़ें होती है कि हमें हैफेजार्डली भी पढ़नी पड़ती है। यानी आप देखिए आपके पास में कोई पुराना एडिशन है या कोई रद्दी बुक है, तो आप एक ब्लैक या रेड कलर का पेन लाइए, उसको पूरी की पूरी को 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 बार पढ़िए। अब जनरली मैं मेरी तरफ से बताता हूँ कि आपको अगर पूरी किताब पढ़नी है तो उसमें से देखिए आपने ठीक ठाक किताब समझ ली, तो फिर एक ब्लैक पेन लेके और उसमें से जो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सरल है, याद है और उनकी इररिलेवेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन चीज़ों को काट दीजिए। यानी आप अपनी बुक में से उन चीज़ों को, जो रद्दी किताब है उसमें से जो सरल चीज़ें हैं, जो बिल्कुल याद है और जिसको रिलेवेंट नहीं है, जिसको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं, उनको बिल्कुल अपनी नज़रों से हटा दीजिए, ताकि अब उस किताब में बची हुई चीज़ें हैं वो सिर्फ आपके लिए कठिन है या रिवाइज करनी है। अब उसके बाद में जनरली यूँ करते हैं कि अपन
मेमोराइजेशन के लिए जितने सेंस ऑर्गन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद होती है। यानी अपन किसी चीज़ में क्लास में जाते हैं तो क्लास में हमारी आंखें भी काम करती है, ब्रेन काम करता है, कान भी काम करते हैं। तो जितने मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे वो चीज़ उतनी ही अच्छे से याद होगी। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो कठिन चीज़ें बनी या तो उसको देख के और आप मोबाइल के अंदर अपना खुद का एक वीडियो फॉर्मेट यानी आप देख के बना लीजिए या ऑडियो फॉर्मेट बना लीजिए। बिल्कुल छोटी छोटी 5-5 10-10 मिनट की क्लिप बना दी, जिसको आप जैसे गाने सुनते हैं लोग उसी तरह से हेडफोन लगा के और कंटिन्यूअस जो कठिन कठिन चीज़ें हैं उसको 5 से 10 बार उसको सुनिए, ताकि वो आपकी बार बार रिवीजन होगी और परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाएगी। या जो आपका एक स्टडी रूम है उस स्टडी रूम के अंदर आप एक बिल्कुल कठिन से कठिन चीज़ें उसको एक पन्ने पे लिखा, पेन से लिखा या पेंसिल से लिख के और दीवार के ऊपर वो पन्ना चिपका दिया। इस तरह से आपके स्टडी रूम में जहां पर आपकी ज़रूरत है कि आप खड़े खड़े या सुबह शाम रिवीजन कर सकते हैं, तो उस तरह से आप कठिन कठिन चीज़ें आप बिल्कुल आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए, जिससे आप जैसे ब्रश कर रहे हैं या कहीं फालतू बैठे हैं तो बिल्कुल आप उसको है वो खड़े खड़े वो रिवीजन कर सकें। इस तरह से आप कंटिन्यूस अगर 10 12 15 दिन बार बार रिवीजन करेंगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। अब आपको परमानेंट मेमोरी में रखने के बाद में कुछ चीज़ें हैं, आपको टेस्ट यानी किस तरह से प्रैक्टिस करें वापस कि जो आपने लर्न की है उन चीज़ों को याद भी कर सके, वापस उसको क्रिएटिव राइटिंग में या एक्सप्रेशन में ला सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपने सिलेबस उठाया, सिलेबस के साथ साथ में आपके पास में प्रीवियस ईयर्स के पेपर होने चाहिए। तो एक बार सिलेबस करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालिए। आपको कितने ऑब्जेक्टिव करने चाहिए, कितने सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि कम से कम आप आरएएस एग्जाम निकालने जा रहे हैं तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वो सॉल्व जरूर कर लीजिए। करंट अफेयर के अगर कोई क्वेश्चन है तो करंट अफेयर वाले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के और छोड़ दिया तो आपको कोई आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, वो फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर का आपको पैटर्न पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर आप आरएएस दे रहे हैं तो भी जनरल स्टडीज यूपीएससी जो आईएएस का है वो पेपर भी आपको निकालना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे आपको मिल जाए ऑब्जेक्टिव 10,000 क्वेश्चंस वगैरह इस तरह से या फिर खूब सारे सब्जेक्टिव की, वो सारी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। तो आपको पैटर्न सीखना होता है, क्वेश्चन की टाइप्स हो गई, आप मैक्सिमम इतना नहीं कर सकते कि आप सारा उसी में के अंदर पूरा का पूरा समय चला गया। आप सिर्फ वैसे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर्स के पेपर करके कुछ साइम्युलेशन एग्जामिनेशन देने चाहिए। मान लो आपने प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन का पेपर सेट निकाल दिया। साइम्युलेशन का मतलब होता है कि आपने एक एग्जामिनेशन का पैटर्न क्रिएट किया कि भी 3 घंटे का होता है तो 3 घंटे में 150 क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। प्रैक्टिस करते समय आपको कोई सरल क्वेश्चन लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके आंसर भरो और उसके आंसर देखो। जो आपको सरल लगता है उस क्वेश्चन को काट कूट कर छोड़ दो। जो कठिन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसके ऊपर आप मेहनत करो, उसको कंसल्ट करो, उसके ऊपर उसके सराउंडिंग नॉलेज देखो ताकि आपका नॉलेज बढ़े। अब दूसरा एक चीज होता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बिना कोचिंग के, तो आपका मोटिवेशनल या इंस्पायरेशनल सेल्फ मोटिवेशनल आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो आप खुद होने चाहिए। तो आप खुद किस तरह से सेल्फ इंस्पिरेशनल हो सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। देखिए अपन कई बार पॉजिटिव सोचते सोचते 5 6 या 10 घंटे पढ़ते हैं तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि इस बार तो हमारा सिलेक्शन पक्का होगा, और कई बार समय मान लो आपने खराब कर दिया तो बड़ा डिप्रेशन में आ जाता है कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको कुल मिला के ये करना है कि हमेशा अपना एंथ्यू या उत्साह का जो लेवल है वो ऊंचा रखना है, ताकि आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करते जाएंगे तो वो कम्युलेटिव इफेक्ट है वो बूंद बूंद के घड़ा बढ़ता जाएगा और आपका जो पढ़ाई का जो है टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, किस तरह से किस लेवल तक पहुंचना है वो अचीव हो जाएगा। अब देखिए अपन मान लो अकेले पढ़ते हैं बिना कोचिंग के पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको सेल्फ इंस्पिरेशन लेवल रखने के लिए आप अपना पूजा पाठ कीजिए, अच्छे दोस्त से बात कीजिए, अपने सिर्फ पेरेंट्स की बात सुनिए, टीचर अच्छा हो तो उसकी सुनिए, हर सबको मत सुनिए, सबको सुनेंगे तो कुछ नेगेटिव बातें करेंगे। मेरा कहने का है कि भी आप पूजा पाठ जरूर कीजिए। पूजा पाठ करने से ये होता है कि भी आपको एक गॉड का सपोर्ट, आप अगर मन में सोचे कि मेरे साथ में भगवान का सपोर्ट है तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं।
प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि जैसे हाथी होता है, बड़ा हाथी होता है, उसको तो जंजीरों से बांध के और उसको एकदम ऐसा सिखाया जाता है कि बाद में वो एक धागे से, यानी एक छोटी रस्सी से भी आप उसको बांध के और दिखा सकते हैं। जैसे कई बार दिखाया जाता है कि घोड़ा है, वो कुर्सी से बांधा है फिर भी खड़ा है, यानी एक विश्वास की चीज़ है। अगर आपके मन में विश्वास है कि भी मैं परीक्षा निकाल सकता हूँ, तो आप इस परीक्षा को निकालने के लिए आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर आपको कुछ प्रैक्टिस, यानी आपने अगर लय सेट कर ली, मेमोराइजेशन के मेथड्स आपके अच्छे हो गए, स्टडी मटेरियल अच्छा हो गया, फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपको आवर्स बढ़ाने से ये होगा कि आप दूसरों से कुछ ज़्यादा याद कर पाएंगे। आपने माइकल फेल्प्स की कहानी सुनी होगी। माइकल फेल्प्स ऐसे तैयार करते हैं कि 1972 के अंदर मार्क स्पिट्ज नाम का एक आदमी वहाँ पे गोल्ड मेडल लाता है और वो एक साथ में 7 गोल्ड मेडल जीतता है। और माइकल फेल्प्स तय करते हैं कि मुझे एक साल में 7 से ज़्यादा यानी 8 गोल्ड मेडल लाने हैं। अब उसके बीच में बहुत सारी कठिनाई आती है। अब उसने पढ़ा कि जो मार्क स्पिट्ज था वो रोजाना 8 घंटे प्रैक्टिस करता था, तो माइकल फेल्प्स क्या करते हैं, रोजाना 8 की जगह 9-10, जब 9 घंटे प्रैक्टिस करते हैं सोचते हैं कि मेरे जैसे 2-4-10 होंगे। फिर 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 12 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, 14 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं। उस समय सोचते हैं कि धरती पर मेरे जैसा एक ही स्विमर होगा। तो वही माइकल फेल्प्स टोटल 4 ओलंपिक मेडल के अंदर 23 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाकर टोटल 28 मेडल वाला एक वर्ल्ड का ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है। यानी आपने को सीखने की है कि आप अगर पूरा ट्यूनिंग सेट होगी, अच्छा किस तरह से बिल्कुल स्मार्ट वर्क करने का आपके पास मेथड आ गया, तो उसके बाद आप अपने हावर्स, पढ़ाई के आवर्स है वो बढ़ाइए। यानी आपको कुल मिला के इस तरह से ऐसी मेहनत करनी है जिससे आप है उसको अच्छी कर सकें। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट एंड राइटिंग मेक ए मैन एग्जैक्ट। यानी आपकी राइटिंग से एग्जैक्टनेस आएगी और प्रैक्टिस से परफेक्टनेस आएगी। इस तरह से आप आगे चलते चलते इस लेवल को अचीव कर जाएंगे कि आपकी परीक्षा है वो निकल जाएगी।